तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 15 जो कि है टेम्परेट साइक्लोन्स। तो पिछले सारे लेक्चर्स में हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अच्छे से कवर कर चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे टेम्परेट साइक्लोन्स, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कोल्ड फ्रंट वार्म फ्रंट के बारे में देखेंगे, एयर मासेस के प्रॉपर्टीज़ और एयर मासेस के सोर्स रीजन्स के बारे में देखेंगे और एट लास्ट हम लोग देखेंगे कि टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच डिफरेंस क्या है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन आ चुका है कि टेम्परेट साइक्लोन्स और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन, तो साइक्लोनिक सिस्टम्स डेवलपिंग इन द मिड एंड हाई लैटिट्यूड, यानी ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पे ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन है। तो इसके ऊपर यानी हम बोल सकते हैं 60 डिग्री या 65 डिग्री और नीचे 65 या 60 डिग्री तक, तो इस रीजन में हमारे क्या डेवलप होंगे, टेम्परेट साइक्लोन डेवलप होंगे। तो आई होप ये बात तो आप पहले से जान चुके हैं। दे आर नोन एज मिड लैटिट्यूड साइक्लोन, क्योंकि मिड लैटिट्यूड में होते हैं तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल बोलेंगे क्योंकि ये ट्रॉपिक में अकर नहीं होते हैं। फ्रंटल साइक्लोन्स बोलेंगे क्योंकि इनके होने का, इनके अकरेंस का जो रीजन है वो थर्मल रीजन नहीं है, जबकि कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट का फॉर्मेशन होने से इनका फॉर्मेशन होता है, जिसको हम अभी देखेंगे। अनलाइक दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कि कन्वेक्टिव होते हैं, यानी थर्मल ओरिजिन होता है, हीट के कारण डेवलप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्टिव साइक्लोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड कहीं भी आ जाए इसका मतलब है उनकी उत्पत्ति से संबंधित है। विच हैव ए थर्मल ओरिजिन। द टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस, यानी इनका रीजन क्या है, फ्रंट्स का डेवलप होना, जो हम देखेंगे। हैव ए डायनामिक ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं डायनामिक ओरिजिन। एक एयर मास यहाँ आएगा, दूसरा एयर मास इसकी ओर आएगा, एक फ्रंट डेवलप होगा, उसके कारण जो साइक्लोन डेवलप होते हैं उसको हम बोलते हैं डायनामिक ओरिजिन। तो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ एयर मासेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, तो ये हम देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटल साइक्लोजेनेसिस, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, यानी साइक्लोजेनेसिस कैसे ये साइक्लोन डेवलप होते हैं, इनका ओरिजिन और डेवलपमेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एयर मासेस एंड फ्रंट्स। तो एयर मासेस और फ्रंट्स को हम जानेंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, लेकिन आज डिटेल में हम बात करेंगे। तो एयर मासेस क्या होते हैं। तो एन एयर मास इज ए लार्ज बॉडी ऑफ एयर हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो एयर मास क्या होता है कि एक लार्ज बॉडी ऑफ एयर जो कि हजार किलोमीटर के एरिया में फैला होगा और इनकी ऊंचाई भी काफ़ी होगी, अपर ट्रोपोस्फेयर तक ये ऊंचे हो सकते हैं एयर मास। तो इनको हम एयर मास क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो पूरे एरिया में एक जैसी रहेगी, मतलब लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन होगा और टेम्परेचर और मॉइस्चर में भी बहुत कम वेरिएशन होगा, तो उसको हम एक एयर मास मान लेंगे। एयर मासेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। तो एयर मासेस आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम। तो जो हमने प्लेनेटरी विंड सिस्टम पढ़ा हुआ है, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज, जो हम अपना लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं प्लेनेटरी विंड्स का, काफ़ी अच्छा लेक्चर था वो, और एनिमेशंस के जरिए मैंने काफ़ी आपको प्लेनेटरी विंड्स के बारे में बताया था, जो कि वैसे समझना काफ़ी कठिन है। तो उस लेक्चर की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देखिएगा। तो एयर मास क्या होते हैं, उस प्लेनेटरी विंड सिस्टम का एक अभिन्न अंग होते हैं। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है अभिन्न अंग, है ना। एंड आर एसोसिएटेड विद वन और अदर विंड बेल्ट, और विंड बेल्ट से एसोसिएटेड रहते हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम सरफेस टू लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, यानी सरफेस, यानी जो अर्थ सरफेस है, ये हमारी अर्थ है, अर्थ सरफेस से ये पूरा ट्रोपोस्फेयर कवर करेंगे, जो कि हमने बताया इक्वेटर पे 18 किलोमीटर हाइट रहती है ट्रोपोस्फेयर की, तो पूरा ट्रोपोस्फेयर तक कवर कर सकते हैं ये अपर लेवल तक। लोअर स्ट्रेटोस्फेयर का क्या मतलब हुआ कि स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर लेवल, यानी ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये कैसे हैं, अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में ये फैले रहते हैं, तो इतने बड़े एयर मासेस होते हैं ये। तो ये मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, इसको देख के आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एयर मासेस कितने बड़े हो सकते हैं। इसमें तो आपको तब भी छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये हजार किलोमीटर्स में एयर मासेस फैले रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके सोर्स रीजन्स क्या होते हैं। तो द होमोजीनियस सर्फेसेस, होमोजीनियस सरफेस होते हैं, क्योंकि होमोजीनियस हम उस चीज़ को बोलते हैं जिसकी प्रॉपर्टी में काफ़ी लिटिल डिफरेंस होता है, यानी एक जैसी प्रॉपर्टी रहे तो हम उसको बोलते हैं होमोजीनियस।
तो द होमोजीनियस सर्फेसिस ओवर विच एयर मासेस फॉर्म आर कॉल्ड द सोर्स रीजन। तो एक जैसी होमोजीनियस सरफेस होगी तो उस पर एक जैसी प्रॉपर्टी का एयर मास डेवलप होगा, जिसको हम बोलते हैं सोर्स रीजन। द मेन सोर्स रीजन आर दी हाई प्रेशर बेल्ट्स। तो मेन सोर्स रीजन कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको एयर मास? जैसे हाई प्रेशर बेल्ट्स हो गए। हाई प्रेशर बेल्ट्स का मतलब जो हमने बताया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। आपको याद आ रहा होगा जब मैंने प्लेनेटरी विंड सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने जोन्स बताए थे। ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर था, इसके 5 डिग्री और 5 डिग्री इधर ऊपर नीचे हमने क्या बताया था, इक्वेटोरियल रीजन या डोल्ड्रम्स, और ऊपर ये पूरा रीजन हमारा ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है। और यहाँ पे हमने बताया था सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये हमारी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और इसके ऊपर हमने बताया था 60 डिग्री पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और ऊपर पोलर हाई। तो ये आपको आई थिंक याद आ रहा होगा, नहीं तो आप लेक्चर जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे भी आपको प्रेस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नए लेक्चर का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो द मेन सोर्स रीजन्स आर दी हाई प्रेशर बेल्ट्स इन द सब ट्रॉपिक्स गिविंग राइज टू ट्रॉपिकल एयर मासेस। तो सब ट्रॉपिक्स पे जो हाई प्रेशर बेल्ट हमारी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो वहाँ पे ट्रॉपिकल एयर मासेस हमारे ओरिजिन होंगे एंड अराउंड द पोल्स, और पोल्स के अराउंड, क्योंकि दोनों ही हमारी सब ट्रॉपिकल प्रेशर बेल्ट भी हाई प्रेशर बेल्ट है और पोल भी हाई प्रेशर बेल्ट है। ये हमारे दो सोर्स हो गए एयर मासेस के। द होमोजीनियस रीजन कैन बी द वास्ट ओशन सरफेस। अभी जो ओशन सरफेस है, तो ओशन सरफेस पे भी एक रीजन बन सकता है जहाँ पे वास्ट होमोजीनियस रीजन हो सकता है एयर मास के डेवलप होने के लिए। तो हम देखेंगे कि ओशन पे भी एयर मासेस डेवलप होते हैं। सोर्स रीजन इस्टेब्लिशेस हीट एंड मॉइस्चर इक्विलिब्रियम। तो जो सोर्स रीजन होगा वो हीट और मॉइस्चर के बीच में एक इक्विलिब्रियम स्थापित करेगा विद द ओवरलाइंग एयर मास। तो जो सोर्स रीजन और एयर मास रहेगा उसके बीच एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा हीट और मॉइस्चर का। तो व्हेन एन एयर मास मूव्स अवे फ्रॉम ए सोर्स रीजन, और सोर्स रीजन से जब दूर जाएगा एयर मास, द अपर लेवल मेंटेन्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। तो भले ही ये एयर मास अपने सोर्स रीजन से दूर चला जाए, क्योंकि ये चलते रहते हैं, लेकिन इनका जो अपर लेवल रहेगा ये इक्विलिब्रियम या जो प्रॉपर्टी उसकी पहले थी वो उसको मेंटेन करते हुए चलते हैं। अभी हम देखते हैं कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मासेस। तो सोर्स रीजन शुड बी एक्सटेंसिव विद जेंटल डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन। मतलब जेंटल और डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। डाइवर्जेंट एयर सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ? जेंटल एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता है एयर मास को डेवलप अगर होना है तो जो एयर सर्कुलेशन होना चाहिए वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटीसाइक्लोनिक होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर लो प्रेशर क्रिएट हुआ तब तो ये फिर साइक्लोनिक कंडीशन बन जाएगी, एयर मास ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जेंट कंडीशन बन जाती है लो प्रेशर जोन में। और डाइवर्जेंट का कहने का मेरा मतलब क्या हुआ कि हाई प्रेशर जोन बनेगा और एयर जो है वो नीचे आएगी और यहाँ से डाइवर्ज होगी। तो यहाँ पे हमने पढ़ रखा है कि ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है और एयर मास को डेवलप होने का मौका मिलेगा। लो प्रेशर होगा तब तो साइक्लोनिक कंडीशन होगी और ये स्टॉर्म फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा और इनस्टेबिलिटी रहेगी, तो एयर मास डेवलप ही नहीं होने पाएगा। तो एरियाज विद हाई प्रेशर बट लिटिल प्रेशर डिफरेंस, वही बात जो मैंने बोली कि हाई प्रेशर का एरिया रहेगा और लिटिल प्रेशर डिफरेंस रहेगा, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो कम रहेगा, तो वो आइडियल सोर्स रीजन्स कहलाएंगे। क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए, एयर मास को डेवलप होने के लिए समय चाहिए, है ना। लो प्रेशर होगा तो फिर इनस्टेबिलिटी आ जाएगी। देयर आर नो मेजर सोर्स रीजन्स इन द मिड लैटिट्यूड। तो मिड लैटिट्यूड्स में कोई मेजर सोर्स रीजन नहीं है, एज दीज रीजन्स आर डोमिनेटेड बाई फ्रंटल साइक्लोन्स एंड अदर डिस्टर्बेंसेस। तो अब जो हमारे मिड लैटिट्यूड्स होते हैं 30 डिग्री से 60 डिग्री की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे मेजर सोर्स रीजन नहीं है, वहाँ फ्रंटल साइक्लोन हम पढ़ेंगे, फ्रंटल साइक्लोन होते हैं और फ्रंटल साइक्लोन्स के होने से ही वहाँ पे जो एयर मास है वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वहाँ पे ये सब साइक्लोन्स वगैरह ना हो तभी तो एयर मास डेवलप हो पाएंगे। फिर आगे हम अभी पढ़ेंगे कि एयर मासेस के मिलने से ही फिर फ्रंट डेवलप होते हैं और ये फ्रंटल साइक्लोन मिड लैटिट्यूड्स पे आते हैं। अभी हम देखते हैं एयर मासेस बेस्ड ऑन सोर्स रीजन्स। तो सोर्स रीजन के बेस पे हम कितने टाइप के एयर मास बोल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस। अभी हम इसको मैप में दिखाएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और हमारे इस लेक्चर में काफ़ी ज़्यादा एनिमेशंस मिलेंगे आपको, जिससे आपको
अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक्चुअली में थ्योरी भी पूरा आपको दे रहा हूँ और साथ में एनिमेशंस के जरिए और बहुत सारे डायग्राम्स के जरिए आपको ये समझाने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाए। प्री में तो आपको कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, आप ज्योग्राफी को ऑप्शनल सब्जेक्ट मानने लगेंगे अगर आप मेरे सारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं। तो वार्म ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस, तो ये हमारा एक सोर्स रीजन हो जाएगा एयर मास का। वार्म ट्रॉपिकल यानी हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक्स की, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया रहेगा वो वार्म रहता है, हमको पता है, क्योंकि सन की एनर्जी वहाँ पे सरप्लस है। और सब ट्रॉपिकल ओशंस की बात करते हैं अगर हम, तो ट्रॉपिक रीजन में ही जो ओशंस हमारा रहेगा वो भी गर्म रहेगा, तो इसलिए वार्म ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ओशंस है वो हमारा एक सोर्स रीजन हो गया। दूसरा सोर्स रीजन हो गया द सब ट्रॉपिकल हॉट डिजर्ट, जो हॉट डिजर्ट रहेंगे, एक वहाँ पे एयर मास क्रिएट होगा। वहाँ पे एयर मास कैसा रहेगा, जब हॉट डिजर्ट है इसका मतलब है उसमें मॉइस्चर नहीं होगी एयर मास में, वो ड्राई टाइप का एयर मास डेवलप होगा। और सब ट्रॉपिक्स में ही अगर हम ओशन की बात करते हैं तो वो भी वार्म रहेगा लेकिन उसके अंदर मॉइस्चर रहेगी। जब भी हम ओशन वर्ड बोलेंगे तो हम दूसरा वर्ड एक बोल सकते हैं मैरी टाइम, जैसे हमारी मरीन है ओशन में रहती है, तो जो मैरी टाइम या मरीन ये वर्ड कभी भी यूज होगा तो आप समझ जाइएगा कि ओशन से संबंधित है। द रिलेटिवली कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशंस, अभी जो कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन है, सीधी सी बात है जब हम हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे तो ओशन कोल्ड मिलेंगे, तो रिलेटिवली जो कोल्ड हाई लैटिट्यूड ओशन है वहाँ पे एक एयर मास डेवलप होगा। द वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कंटिनेंट इन हाई लैटिट्यूड, तो हाई लैटिट्यूड में जहाँ स्नो कवर कंटिनेंट मिलेगा हमको, साइबेरिया रीजन है या ग्रीनलैंड है, तो वो वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड कंटिनेंट रहेगा, वहाँ पे एक कोल्ड एयर मास डेवलप होगा। फिर परमानेंटली आइस कवर रहेगा, अभी हमने पढ़ा कि स्नो कवर्ड है लेकिन परमानेंटली नहीं है। फिर हम देखते हैं परमानेंटली आइस कवर्ड कंटिनेंट्स इन द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक, तो अभी हमने देखा था जो स्नो कवर्ड कंटिनेंट है लेकिन परमानेंटली स्नो कवर्ड नहीं है, उनकी बात कर रहे थे। अभी हम देखते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक जहाँ पे परमानेंटली आइस कवरेज है, तो वहाँ पे एक एयर मास डेवलप हो सकता है। अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड, तो ये आपको रटने नहीं है, केवल आपको समझना है। एग्जाम में ये एब्रीविएशन पूछने वाला नहीं है कोई कि MT CT ये क्या है, तो केवल आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। तो अकॉर्डिंगली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड, तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, मैरीटाइम मतलब ओशन पे बनने वाला, तो ट्रॉपिकल यानी ट्रॉपिकल रीजन में, तो जो स्मॉल m हो गया ये मैरीटाइम बता दिया इसने और T से ट्रॉपिकल हो गया। अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंटिनेंटल ट्रॉपिकल हम किसको बोलेंगे कि कंटिनेंट पे होगा ना कि ओशन पे, और ट्रॉपिकल रीजन में होगा, तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल c से और T से यानी CT, तो कंटिनेंटल ट्रॉपिकल हो गया। मैरीटाइम पोलर क्या हो गया, ओशन पे रहेगा लेकिन पोलर रीजन में रहेगा। कंटिनेंटल पोलर क्या हो गया, कंटिनेंट पे रहेगा लेकिन पोलर रीजन में रहेगा। कंटिनेंटल आर्कटिक क्या हो गया, CA यानी कंटिनेंट पे रहेगा और आर्कटिक सर्किल में रहेगा। तो ये आपके कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं एयर मासेस के जो कि होते हैं। तो स्मॉल c से हमें क्या पता चलता है कि कंटिनेंटल एयर मास है, यानी कि कैसा होगा, ड्राई, कंटिनेंट पे है। और यही अगर m स्मॉल क्या बता रहा है कि मैरीटाइम है, यानी कि ओशन पे बनने वाला एयर मास है, तो कैसा रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। और जो T क्या बता रहा है, T हमारा बता रहा है ट्रॉपिकल, कैपिटल T, P पोलर और A आर्कटिक या अंटार्कटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देखिएगा इस मैप में आपको सारे एयर मासेस जो जहाँ डेवलप होते हैं दिखाए गए हैं। सबसे पहले आप 0 डिग्री पे देखिएगा, तो यहाँ लिखा हुआ है मैंने ME, ये अभी मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो आप वैसे ही सोच सकते हैं कि ये 0 डिग्री इक्वेटर पे बनने वाले एयर मास है। एक ME ये लिखा हुआ है, एक ME ये लिखा हुआ है और एक ME ये, तो ये कैसे हो जाएंगे, इक्वेटर पर डेवलप हो रहे हैं और ओशन में हो रहे हैं, इसलिए मैरीटाइम इक्वेटोरियल बोल सकते हैं, है ना। इसमें आपको रटने का कुछ है ही नहीं, है ना। तो ME क्या हो गया, मैरीटाइम इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन के ओशन में डेवलप हो रहे हैं, तो मैरीटाइम इक्वेटोरियल। यहाँ पे कंटिनेंट्स को भी कवर कर रहे हैं जो आइलैंड्स हैं साउथ ईस्ट एशिया के, तो ये पूरे एयर मासेस को हम क्या बोलेंगे, मैरीटाइम इक्वेटोरियल। अभी हम यहाँ पे देखते हैं अगर 30 डिग्री ऊपर नीचे जाते हैं तो MT यानी कि मैरीटाइम ट्रॉपिकल, यहाँ भी मिलेगा मैरीटाइम ट्रॉपिकल, ये MT, यहाँ MT,
ये देखिए एम्प्टी, ये एम्प्टी, है ना। तो ये मैरीटाइम ट्रॉपिकल हो गया। पोलर रीजन में यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री की बात करेंगे तो मैरीटाइम पोलर इसको बोल देंगे, मैरीटाइम पोलर बोल देंगे, मैरीटाइम पोलर बोल देंगे यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। और ऊपर जाएंगे तो हमको कंटिनेंटल पोलर प्लस कंटिनेंटल आर्कटिक और यहाँ पे ये कंटिनेंटल अंटार्कटिक वाला मिल जाएगा। तो आपको ये रटने नहीं है, बस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कोल्ड एयर मास। तो एक कोल्ड एयर मास की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, विच इज कोल्डर देन दी अंडरलाइंग सरफेस। जो अंडरलाइंग सरफेस से कोल्ड होगा तो उसको कोल्ड एयर मास बोल देंगे। कोल्ड सोर्स रीजन्स क्या होंगे हमारे, जैसे पोलर एयर मासेस जो है वो हमारे कोल्ड सोर्स रीजन है। तो ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, जैसे आर्कटिक ओशन हो गया हमारा, है ना, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो वो कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, मॉइस्ट रहेगा। मॉइस्ट क्यों रहेगा, क्योंकि ओशन है। साइबेरिया है जो रसिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो रसिया का, तो वो हमारा क्या है, साइबेरिया। वो कैसा रहेगा, कंटिनेंटल पार्ट है तो ड्राई रहेगा और कोल्ड रहेगा। नॉर्दर्न कनाडा कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा, ड्राई रहेगा क्योंकि कंटिनेंट का पार्ट है। साउदर्न ओशन की बात करते हैं तो कोल्ड और मॉइस्ट रहेगा क्योंकि ओशन है। तो ये हमारे कोल्ड एयर मासेस हो गए। ऐसे वार्म एयर मास की बात करेंगे तो क्या होगा, ये वार्म एयर मास इज वन विच इज वार्मर देन द अंडरलाइंग सरफेस। वार्मर रहेगा अंडरलाइंग सरफेस से तो उसको वार्म बोल देंगे। तो वार्म सोर्स रीजन्स क्या हो गए, ट्रॉपिकल एयर मासेस होंगे, वही वार्म होंगे। जैसे सहारा डेजर्ट है, वार्म रहेगा, ड्राई रहेगा। ड्राई क्यों रहेगा, क्योंकि मॉइस्चर तो होता नहीं डेजर्ट में। ट्रॉपिकल ओशन रहेगा तो फिर वार्म रहेगा और मॉइस्ट रहेगा। अगर आपको ये सब इजी लग रहा है तो इसका मतलब है आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हुए हैं और आगे आप सारे लेक्चर देखते रहिएगा, आपको ज्योग्राफी पॉलिटी से भी सरल लगेगा। अभी आप ये मत सोचिएगा मैं पॉलिटी को सरल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटी और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में मेरे को काफ़ी इजी लगता है। ज्योग्राफी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, अगर आप इसको एज ए साइंस समझेंगे। मैंने क्लाइमेटोलॉजी से इसीलिए शुरू किया है ज्योग्राफी को, क्योंकि क्लाइमेटोलॉजी जिसने समझ लिया है तो उसको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट आ जाता है। और जियोमार्फोलॉजी, अगर ज्योग्राफी में आपको जियोमार्फोलॉजी भी आपने समझ लिया फिर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंटिनेंटल पोलर एयर मासेस, तो सोर्स रीजन्स ऑफ दीज एयर मासेस आर द आर्कटिक बेसन, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया एंड अंटार्कटिका। तो कंटिनेंटल पोलर एयर मास की बात कर रहे हैं, यानी कंटिनेंट्स की बात करेंगे, ओशन की बात करेंगे नहीं, और ऊपर के रीजन्स की बात करेंगे जहाँ पे पोलर रीजन है हमारा। तो आर्कटिक बेसन हो गया, नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका हो गया, है ना, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका है तो उसका नॉर्दर्न वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। तो ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरेशिया हो गया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नीचे हमारा अंटार्कटिका कंटिनेंट, यानी कि हमेशा आइस कवर्ड रहेगा। तो ये हमारे पोलर एयर मासेस के रीजन हो गए। ड्राई रहेंगे क्योंकि मॉइस्चर नहीं, कोल्ड रहेंगे और स्टेबल कंडीशंस रहेगी इन एयर मासेस की। द वेदर ड्यूरिंग विंटर इज फ्रिजिड, क्लियर एंड स्टेबल। स्टेबल रहेगा वेदर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोल्ड एयर मास है या कोल्ड एयर है वो हमेशा नीचे की ओर सबसाइड करती है ना, तो स्टेबिलिटी की कंडीशन ही रहेगी। ड्यूरिंग समर क्या होगा, द वेदर इज लेस स्टेबल, हीट मिलेगी तो लेस स्टेबिलिटी आएगी। लेसर प्रिवलेंस ऑफ एंटी साइक्लोनिक विंड्स, तो जो एंटी साइक्लोनिक विंड्स होंगी वो कम होंगी। वार्मर लैंड मासेस एंड लेसर स्नो, तो सीधी सी बात है समर आएगी तो स्नो भी कम होगी। मैरीटाइम पोलर एयर मास क्या होंगे, तो द सोर्स रीजन ऑफ दीज एयर मासेस आर द ओशन बिटवीन 40 डिग्री एंड 60 डिग्री लैटिट्यूड, यानी मिड लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं तो पोलर बोलेंगे और मैरीटाइम बोलेंगे, है ना। तो इनमें कैसा सोर्स रीजन रहेगा, कूल रहेगा, मॉइस्ट रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, है ना। द वेदर ड्यूरिंग विंटर इज कैरेक्टराइज बाई हाई ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी काफ़ी होगी। ओवरकास्ट स्काई रहेगा, यानी बादल बादल रहेंगे। अकेजनल फॉग भी होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, है ना। तो ड्यूरिंग समर द वेदर इज क्लियर, फेयर एंड स्टेबल। कंटिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस, तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या लिखा होगा, वो कहाँ मिलेंगे, ये कंटिनेंट में मिलेंगे और ट्रॉपिक्स के अंदर मिलेंगे, यानी वार्म वाले रहेंगे, है ना। डिजर्ट हो गए, सहारा डिजर्ट अफ्रीका का, और वेस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया में। दीज एयर मासेस आर ड्राई रहेंगे, हॉट रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, है ना, एंड डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड द सोर्स। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रॉपिकल रीजन से टेम्परेट रीजन और ऊपर भाग जाएंगे, है ना, वहीं रहेंगे, जो भी इनका क्रियाकलाप रहेगा वहीं रहेगा। तो दे आर ड्राई थ्रू आउट द ईयर। तो मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास, तो ये कैसे रहेंगे, वार्म रहेंगे, ह्यूमिड रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे, है ना।
क्योंकि इनके पास मॉइस्चर है, अनस्टेबल हो जाएंगे, मॉइस्चर ऊपर उठाएगी, है ना। तो ह्यूमिड है, अनस्टेबल है और वार्म है। तो ये आप एज ए थ्योरी पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाती है, जितने भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ उनकी जितनी भी PDF होती है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करने में, तो आप देखेंगे जहाँ चैनल का नीचे नाम लिखा होता है वहाँ एक ऐसा एरो बना रहता है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुलता है, जहाँ पे मैं लेक्चर्स की लिंक भी देता हूँ, वहाँ पे आपको मिलेगा टू डाउनलोड दिस लेक्चर करके लिंक मिलेगी, तो आप उस पर क्लिक कर देंगे। तो इन्फ्लुएंस ऑफ एयर मासेस ऑन वर्ल्ड वेदर, तो वर्ल्ड वेदर पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है एयर मासेस का। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एयर मास विच इन्फ्लुएंस द accompanying weather are vertical temperature distribution indicating its stability and coolness or warmness and the moisture content। तो एयर मास की जो वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी है उसके कारण जो है हमारा वेदर इफेक्ट होता है, और साथ साथ उसका मॉइस्चर कंटेंट। ये दो चीज़ें होती हैं एयर मास की, जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके कारण जो वेदर है वो इफेक्ट होता है, जिसको हम देखेंगे। द एयर मासेस कैरी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशन टू कंटिनेंट्स। अब ये एयर मास जब मूव होते हैं, मैंने आपको जेट स्ट्रीम में भी पढ़ाया था एयर मास कैसे मूव हो रहा था। तो द एयर मासेस कैरी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशन टू कंटिनेंट। तो ओशन में अगर ये डेवलप हो रहे हैं और ये मूव करते हुए कंटिनेंट तक आएंगे, तो ये क्या करेंगे, जो मॉइस्चर होगी उसको कंटिनेंट्स तक ले आएंगे, है ना। द ट्रांसपोर्ट लेटेंट हीट, जो लेटेंट हीट है, मैं आपको एक डेडिकेटेड लेक्चर में लेटेंट हीट वगैरह समझा चुका हूँ, हीट बजट एंड लैप्स रेट आई थिंक लेक्चर था, तो आप वो जरूर देखिएगा। दे ट्रांसपोर्ट लेटेंट हीट दस कंट्रीब्यूटिंग टू लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस। तो जो लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस है, ये हमारी अर्थ है, 0 डिग्री पे ही अगर सन की हीट पड़ती रहेगी तो ये काफ़ी गर्म हो जाएगा और जो पोलर एरियाज हैं वो और ज़्यादा ठंडे हो जाते। लेकिन एयर मासेस की वजह से क्या होता है, ये यहाँ की हीट को यहाँ, वहाँ की कोल्डनेस को यहाँ पे शिफ्ट करते रहते हैं और मिक्सिंग करते रहते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं लैटिट्यूडनल हीट बैलेंस बनाने में। Most of the migratory atmospheric disturbances such as cyclones and storms originate at the contact zone between different air masses called as fronts। तो fronts ही आज हमारा टॉपिक है। तो मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, तो जितने भी ये माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह एयर मास जाते हैं, तो इनके कारण ही क्या है, डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं और फ्रंट्स क्रिएट होते हैं, और उन फ्रंट्स की वजह से ही साइक्लोन्स आते हैं, जिसको हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि फ्रंट्स क्या होते हैं। तो फ्रंट्स आर दी टिपिकल फीचर्स ऑफ मिड लैटिट्यूड वेदर। तो जो हमारा मिड लैटिट्यूड का वेदर है, ट्रॉपिक को हम अच्छे से समझ चुके हैं, अभी हम टॉपिक की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक से ऊपर जाते हैं, यानी कि 30 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात करते हैं। इसका मतलब है कि वो हमारा टेम्परेट रीजन है, और वहाँ पे जो साइक्लोन्स डेवलप होने वाले हैं उनका रीजन है फ्रंट्स डेवलपमेंट। तो दे आर अनकॉमन अनयूजुअल इन ट्रॉपिकल। तो ट्रॉपिकल रीजन में फ्रंट्स नहीं बनते हैं, है ना, और पोलर रीजन में भी नहीं बनते हैं। तो कहाँ पे बनते हैं, टेम्परेट रीजन में, यानी 30 डिग्री से 65 डिग्री के बीच। तो फ्रंट्स या फ्रंट इज ए 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन फॉर्म्ड बिटवीन 2 कन्वर्जिंग एयर मासेस विद डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फ्रंट सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि बाउंड्री जोन है, यहाँ से अगर कोई वार्म एयर मास आ रहा है, यहाँ से कोई कोल्ड एयर मास आ रहा है, तो ये मिलेंगे आपस में। इनका महाभारत के जो बाण होते थे एरोज, तो उनकी तरीके से ये यहाँ पे लड़ेंगे। तो इनके बीच जो बाउंड्री क्रिएट होगी इनकी लड़ाई से, लड़ाई को हम फ्रंट बोलते हैं। तो वर्ल्ड वार से ही ये आया है वर्ड फ्रंट, तभी ये फ्रंट की खोज भी हुई थी। तो ये फ्रंट जो है, ये बाउंड्री जोन जो है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट। 2 कन्वर्जिंग एयर मासेस के बीच का जो ये बाउंड्री जोन बनेगा, इसको हम बोलेंगे फ्रंट। और ये दोनों एयर मास कैसे होंगे, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के होंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होंगी, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, डेंसिटी है। तो तभी तो ये अलग अलग एयर मास कहे जा रहे हैं। अगर से एक जैसी प्रॉपर्टी होती तब तो एक ही मास हो जाता है। तो अलग अलग एयर मास हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, तो इनके मिलने से जो फ्रंट क्रिएट होगा, अब इनमें कौन जीतता है तो वो हम देखेंगे आगे। उसी से फिर कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट डेवलप होते हैं। तो फ्रंट फॉर्मेशन में हम क्या देखेंगे, एक तो हम देखेंगे फ्रंटोजेनेसिस। जेनेसिस बोला तो इसका मतलब है इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, बर्थ कैसे होती है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस, यानी कि वार बिटवीन 2 एयर मासेस। और कन्वर्जेंस जो होता है एयर मासेस का, वो होता है
उसको हम बोलते हैं फ्रंटोजेनेसिस। और फ्रंटोलिसिस क्या हो गया, वन ऑफ द एयर मासेस विन अगेंस्ट द अदर, मतलब अभी रिजल्ट आ गया, फाइनल हो गया, मतलब अब कौन जीता है कौन हारा है, कौन सा एयर मास जीतता है कौन सा हारता है। तो वो हम देखते हैं कि फ्रंटोलिसिस मतलब ओवर राइडिंग हो गई, एक एयर मास दूसरे के ऊपर चला गया, है ना, जो हारेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो फ्रंटोलिसिस यानी फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलिसिस हम देखेंगे। अभी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। द टेम्परेचर कंट्रास्ट इन्फ्लुएंसेस द थिकनेस ऑफ फ्रंटल जोन इन एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैनर। तो जो टेम्परेचर कंट्रास्ट रहेगा यानी कितना डिफरेंस है इन दो एयर मासेस के टेम्परेचर्स के बीच, तो वो इन्फ्लुएंस करेगा कि थिकनेस फ्रंटल जोन की कितनी होने वाली है ना। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मैनर में रहेगी, यानी अगर टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा रहेगा इसका मतलब है थिकनेस ऑफ फ्रंटल जोन कम रहेगी। अगर टेम्परेचर कंट्रास्ट दो एयर मासेस के बीच कम है इसका मतलब है जो थिकनेस होगी फ्रंटल जोन की वो ज़्यादा रहेगी। दैट इज एयर मास विद हायर टेम्परेचर डिफरेंस डू नॉट मर्ज रेडिली, है ना। तो टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा, आप सीधी सी बात है कि ज़्यादा अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो वो जल्दी से मिक्स नहीं होने वाले हैं। दस द फ्रंट इज लेस थिक व्हेन इट इज फॉर्म बिटवीन टू एयर मासेस विद हायर टेम्परेचर डिफरेंस। मैंने बता दिया विद ए सडन चेंज इन टेम्परेचर थ्रू ए फ्रंट देयर इज ए चेंज इन प्रेशर ऑल्सो, प्रेशर भी चेंज होगा अगर सडन टेम्परेचर चेंज होता है। तो द फ्रंटल एक्टिविटी इज इनवेरिएबली एसोसिएटेड विद क्लाउडीनेस ना, तो जो फ्रंटल एक्टिविटी होगी वहाँ क्लाउड्स भी बनेंगे, हम देखेंगे क्लाउड्स फॉर्मेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, बिकॉज एसेंट ऑफ वार्म एयर, क्योंकि वार्म एयर को हमेशा ऊपर ही जाना है। वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास की लड़ाई होगी, चाहे वार्म फ्रंट क्रिएट होगा या कोल्ड फ्रंट क्रिएट होगा आगे हम देखेंगे, लेकिन ऊपर तो वार्म एयर ही जाएगी। अब कैसे जाएगी तो अलग अलग ये कैसे होते हैं वो अभी देखेंगे। तो एसेंट ऑफ वार्म एयर विच कूल्स डाउन एडियाबेटिकली, ये मैं बता चुका हूँ एडियाबेटिकली डिटेल में आपको। तो एडियाबेटिकली जो वार्म एयर होगी वो कूल होगी और कंडेंसेशन होगा और रेनफॉल होगा। ये बात आपको अब तक रट गई होगी अगर आप मेरे लेक्चर शुरू से देख रहे हैं कि वार्म एयर मास ऊपर जाएगा, एडियाबेटिकली लैप्स रेट होगा, कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, और जो ड्राई एयर बचेगी वो डाइवर्ज होकर डिसेंड कर जाएगी। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ एसेंट। अभी जो प्रेसिपिटेशन की जो इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होगा, रेनफॉल होगा। जब मैं रेनफॉल बोलता हूँ उसका मतलब है रेन ड्रॉप, लिक्विड रेन ड्रॉप की बात करता हूँ। अगर मैं प्रेसिपिटेशन बोल रहा हूँ तो डिपेंड करता है कि स्लीट फॉर्मेशन में हो रहा है, मैंने आपको विराज भी बताया हुआ है ना, हेल स्टॉर्म भी बताया हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन में लिक्विड सॉलिड दोनों फॉर्म कहा जाता है। तो द इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन डिपेंड्स ऑन द स्लोप ऑफ एसेंट, कि जो स्लोप है एसेंट का, यानी वार्म एयर मास है ये कोल्ड एयर मास है, और इसके ऊपर अगर चढ़ रहा है ये वार्म एयर मास तो काफ़ी जेंटल स्लोप से चढ़ रहा है, या ये कोल्ड एयर मास ने इसको ऐसे धक्का मारा कि ये बिल्कुल ऑलमोस्ट वर्टिकली ऊपर चढ़ गया, तो ये इसको क्या बोलेंगे, स्टीप स्लोप है। आप स्टीप का मतलब समझ लीजिए, स्टीप का मतलब क्या होता है, एक लाइन अगर ये है ना, इसका अगर हम देखें तो नीचे एंगल कितना बन रहा है ग्राउंड से, मान लो 30 डिग्री बन रहा है, और अगर हम ये लाइन देखें, यहाँ से एयर मास आ रहा है तो हम इस तरफ से देख रहे हैं तो ये एंगल ज़्यादा हो गया, तो इसको हम बोलेंगे स्टीप स्लोप, है ना, ज़्यादा ढाल है ना। तो अगर बहुत स्टीप मतलब इतना स्टीप है कि सडनली काफ़ी वर्टिकली अपलिफ्ट कर जाएगा, अगर एयर मास वार्म एयर मास ही अपलिफ्ट करेगा, तब फिर जो रेनफॉल की इंटेंसिटी है वो और ज़्यादा होगी, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। तो हम 4 प्रकार के फ्रंट्स पढ़ेंगे। देखो चूंकि ये लैटिट्यूडनल जो मिड लैटिट्यूड्स एरिया हैं उनमें डेवलप होते हैं फ्रंट्स, इसलिए हमारा यहाँ जो न्यूज़ चैनल में हम लोग देखते हैं तो फ्रंट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि इंडिया तो ट्रॉपिकल जोन की कंट्री है, तो यहाँ पे मानसून वगैरह से या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात चलती है, तो न्यूज़ में भी ये सब नहीं आते हैं। लेकिन जब बात मिड लैटिट्यूड्स की कंट्रीज़ की होती है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की होती है या अमेरिका की होती है, तो वहाँ के न्यूज़ चैनल अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ये सिंबल बहुत ज़्यादा दिखाए जाते हैं वेदर फोरकास्टिंग में, और वहाँ का जो फोरकास्ट होता है वो भी ऑलमोस्ट राइट ही होता है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्सल ऑफ विंड्स नहीं है मानसून की तरीके से। फ्रंट्स जो भी बनेंगे, स्टेशनरी, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, वो वहाँ पे आसानी से प्रिडिक्ट हो पाते हैं। तो ये हम 4 प्रकार के फ्रंट पढ़ेंगे, स्टेशनरी फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट और ऑक्लूडेड फ्रंट। अगर कोल्ड फ्रंट बताया जाएगा तो उसका
जो सिंबल होता है ऐसे होता है, ट्रायंगल होता है, और ट्रायंगल का जो एपेक्स है यानी कि जो ये वर्टेक्स है वो जिस तरफ होगा यानी फ्रंट उस साइड आ रहा है। अगर वार्म फ्रंट की हम बात करेंगे तो ये वाला हमारा सेमी सर्कल बनेगा, और ये हमारा हो गया स्टेशनरी फ्रंट। इसमें सेमी सर्कल और ट्रायंगल दोनों यूज होंगे। ऑक्लूडेड फ्रंट की बात करेंगे तो दोनों ही सेमी सर्कल और जो ट्रायंगल है वो एक ही तरफ होंगे। फ्रंटोलिसिस का मतलब है कि अभी डिसिपेट हो रहा है फ्रंट, मतलब एक अपलिफ्ट कर चुका है, वार्म एयर का एयर मास अपलिफ्ट कर चुका है, तब फिर यहाँ पे ये डॉटेड लाइन और ये ट्रायंगल से दिखाएंगे, है ना। तो फ्रंटोजेनेसिस की हम बात करते हैं तब हमारा ऐसे रहेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा ये दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इन सिंबल्स पे, आगे पढ़ेंगे आपको सब आ जाएगा। तो ये हमारा देखिए स्टेशनरी फ्रंट है। इसमें क्या होता है कि सरफेस पोजीशन जो रहती है फ्रंट्स की वो चेंज नहीं होती है। मतलब जब दो एयर मासेस अनेबल रहते हैं एक दूसरे को पुश करने में तो ये बनता है। मतलब यहाँ से जो देखिए आप कोल्ड एयर मास आ रहा है, ये जो मैंने ब्लू शेडिंग में दिखाया है ये क्या है, हमारा कोल्ड एयर मास है, ये इस तरफ से आ रहा है, और यहाँ से हमारा एक वार्म एयर मास आ रहा है जो रेड शेडिंग में दिखा रखा है मैंने, है ना। तो ये दोनों ही एक दूसरे को पुश नहीं कर पा रहे हैं, बस एक जगह पे ही स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब है एक जगह पे स्थित रहना, है ना। तो यहाँ पे जो विंड्स चलेंगी वो फ्रंट के पैरेलल चलने लगेंगी। तो ये जो हमारा फ्रंट क्रिएट हुआ है ना, ये आप ऐसे सोच सकते हो, यहाँ से कोई आर्मी आ रही है, यहाँ से कोई आर्मी आ रही है, अब कोई जीत नहीं रहा है ना कोई हार रहा है, बस पोजीशन लिए बैठे हैं दोनों, है ना, कि कभी लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये हम बोलते हैं इसको स्टेशनरी फ्रंट है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड्स पैरेलल चलेंगी फ्रंट के, और जैसे ही कोई भी फ्रंट मूव करना शुरू होता है तब फिर हमारा कोल्ड फ्रंट या वार्म फ्रंट जैसी भी कंडीशन बनेगी वो डेवलप हो जाएगा। अगर स्टेशनरी फ्रंट भी है तब भी हमारे क्यूमुलोनिम्बस, ये आपको ऐसे क्लाउड दिखेंगे ना लंबे ऊपर निकले हुए, तो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड है। तो अगर ऐसे फ्रंट भी डेवलप होंगे तो जो है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड हमारा फॉर्मेशन हो सकता है और रेनफॉल होगी। तो ये तो हमारा स्टेशनरी फ्रंट है जो सिंपल है, जिसमें कोई क्लियर विनर नहीं है, बस दोनों अपना पोजीशन लिए बैठे हैं। अभी हम देखते हैं कोल्ड फ्रंट क्या है। कोल्ड फ्रंट में क्या होगा, ये हमारी डायरेक्शन है, ये आपको दिख रही होगी फ्रंटल मूवमेंट की। तो ये हमारा फ्रंटल मूवमेंट की डायरेक्शन है, इसीलिए ट्रायंगल को इस तरफ दिखाया गया है, यानी वर्टेक्स इस साइड में है। तो ये कोल्ड फ्रंट का मैप सिंबल है, और ये दिखा रहा है कि जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो रही है, यानी हमारा जो कोल्ड एयर मास है जो ब्लू में दिखाया है, ये हमारा क्या है, एडवांसिंग कोल्ड एयर बिहाइंड कोल्ड फ्रंट। फ्रंट तो ये हो गया, जो ये बाउंड्री है ये फ्रंट हो गई, तो ये फ्रंट के पीछे हमारा क्या है, कोल्ड एयर मास, और यहाँ पे हमारा क्या था, वार्म एयर मास था। लेकिन हुआ क्या कि जो कोल्ड एयर मास है वो इस साइड में जा रहा था, तो इसने क्या किया, इस वार्म एयर मास को ऊपर अपलिफ्ट कर दिया, है ना, ये आगे की ओर फॉरवर्ड किया और इसको इसने वार्म एयर मास को ऊपर अपलिफ्ट कर दिया। पहले स्टेशनरी फ्रंट रहा होगा कुछ देर, उसके बाद ये क्लियर विनर रहा, कौन, कोल्ड एयर मास, और इसने वार्म एयर मास को ऊपर अपलिफ्ट कर दिया। मैं आपको एनिमेशंस भी दिखाऊंगा, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद पहले आप समझ लीजिए। तो ये वार्म एयर मास के ऊपर जाने को हम बोलते हैं कि रिसीडिंग वार्म एयर अहेड ऑफ कोल्ड फ्रंट, है ना। तो कोल्ड फ्रंट के आगे मूव करने से जो वार्म एयर है वो रिसीड कर गया, है ना, वो हार मान लिया और ऊपर चला गया। तो क्लाउड डेवलपमेंट होगा बिकॉज ऑफ फ्रंटल लिफ्टिंग ऑफ वार्म मॉइस्चर। तो ये जो फ्रंटल लिफ्टिंग हुई है, आपको ये वर्ड पे ध्यान देना है, फ्रंटल लिफ्टिंग का क्या मतलब है, क्योंकि हमने ट्रॉपिक में भी जितना भी पढ़ा है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में पढ़ा है, कन्वेक्शन हम बोलते थे, तो हम हीट के कारण बोलते थे कि लो प्रेशर क्रिएट होता है, सन की हीट पड़ती है, उसके बाद एयर मास ऊपर जाता है, एयर पार्सल या बोलते थे हम, ऊपर जाता है। तो वो सब क्या था, वो कन्वेक्शन के कारण था। अभी ये जो ऊपर गई है एयर, या वार्म एयर मास ऊपर मूव हुआ है, ये हुआ है फ्रंटल एक्टिविटी के कारण, यानी डायनामिक रीजन था। डायनामिक का मतलब है कि कोल्ड एयर मास ने धक्का देके उसको ऊपर भेज दिया है। तो काम सब वही होगा, अब फिर से यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, है ना, एडियाबेटिक लैप्स रेट काम करेगा, रेनफॉल होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, वो सब वही होगा। लेकिन क्यों होगा, फ्रंटल एक्टिविटी के कारण, एक डायनामिक रीजन है, ना कि एक कन्वेक्शनल रीजन है, हीट के कारण नहीं हो रहा है, यानी थर्मल ओरिजिन नहीं है। ये आप एक फिगर और देख सकते हैं। तो अब चूंकि कोल्ड एयर मास जो था उसने इसको एकदम ऊपर उठा दिया वार्म एयर मास को, इसलिए इसका जो स्लोप रहेगा थोड़ा स्टीप रहेगा और यहाँ पे
क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन, ये सब होगा, है ना। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे, थंडर स्टॉर्म आएगा, है ना। समर मंथ में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। कुछ रीजन में टॉर्नेडोज भी अकर होंगे, हमने पढ़ा है टॉर्नेडोज के बारे में, लैटिट्यूडनल जोन्स में होते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि कोल्ड एयर के कारण जो अपलिफ्टमेंट होता है सडन होता है वार्म एयर का, इसलिए स्टीप स्लोप हो जाता है और यहाँ पे वेदर काफ़ी स्टॉर्म क्रिएट करते हैं। ये बिजली बिजली चमक रही है, आप देख रहे हैं थंडर स्टॉर्म हो रहा है, काफ़ी रेनफॉल होगा और ये वाले हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये फिर से आप देखिएगा, ये एक हमारा कोल्ड एयर मास जा रहा है, सामने की तरफ मार्च कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और वार्म एयर को ये ऊपर धक्का मार के उठा देगा, तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो क्लाउड फॉर्मेशन अलोंग ए कोल्ड फ्रंट। तो कोल्ड फ्रंट के अलोंग क्या क्या क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, तो मैं आपको क्लाउड के बारे में बता चुका हूँ। आप पिछले लेक्चर देखेंगे तो आपको क्लाउड फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यूमुलोनिम्बस हमारा सबसे तगड़ा वाला जो क्लाउड रहता है वो तो फॉर्मेशन होना ही है पूरी हाइट पे, नीचे से लेकर ऊपर तक, है ना। और सबसे ऊपर हमारे सीरस बनते हैं जहाँ पे आइस क्रिस्टल होते हैं, तो सीरस क्लाउड सबसे ऊपर बनेंगे। और सीरस क्लाउड पे मैंने एक आपको क्वेश्चन भी कराया था जो कि यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन था, अल्टो स्टेटस और निम्बो स्टेटस, ये हमारे बीच के क्लाउड रहेंगे। तो ये हमारा कोल्ड फ्रंट, और कोल्ड फ्रंट के अलोंग क्या क्या क्लाउड्स बनते हैं ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग वार्म फ्रंट। तो वार्म फ्रंट में क्या होगा, देखो जाना तो ऊपर वार्म एयर को ही है, ऐसा मत सोचिएगा आप कि कोल्ड एयर को ही ऊपर उठा देगा, क्योंकि पिछली बार कोल्ड एयर ने वार्म को ऊपर उठाया था। जाना वार्म एयर को ही ऊपर है, फिर इसमें नया क्या होगा, तो आप देखिए कि जो वार्म एयर है वो क्या करेगी, वो ज़्यादा एक्टिव है। इस केस में ज़्यादा एक्टिव होने से जो ये आप देख रहे होंगे ये सेमी सर्किल बने हुए हैं, यानी इस तरफ फ्रंट फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना। और वार्म एयर जो है वो एक्टिव है, वो कोल्ड एयर मास की ऊपर जाएगी, अपनी इच्छा से ऊपर जाएगी अब वो, है ना। मतलब पिछली बार क्या था, कोल्ड एयर ने उसे पकड़ के ऊपर पुश कर दिया था, अभी क्या है, वार्म एयर अपनी इच्छा से ऊपर जाएगी, कोल्ड एयर के ऊपर मूव कर जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं वार्म फ्रंट, है ना। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि अभी वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर से ज़्यादा एक्टिव है, पिछले केस में कोल्ड एयर ज़्यादा एक्टिव थी, है ना। तो ये ऊपर जाएगी, फिर से वही निम्बो स्टेटस, अल्टो स्टेटस, सीरो स्टेटस और सीरस, ये क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो ये अपनी इच्छा से जब ऊपर जा रहा है वार्म एयर मास, है ना, तो स्लोप भी कम रहेगा। इससे होगा क्या कि जो क्लाउड फॉर्मेशन होगा उसमें आप देख रहे हैं कि हमारा एक सबसे प्यारा जो क्लाउड है क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि सबसे तगड़ा वही है, वही सबसे ज़्यादा थंडर स्टॉर्म क्रिएट करता है ना। तो अभी उतना तगड़ा हमारा क्लाउड डेवलप नहीं हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब है कि जेंटली ये ऊपर जाएगा और जो रेन फॉल या स्टॉर्म्स वगैरह बनेंगे वो भी जेंटली होंगे, है ना। तो ये बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है। अब ये आप फिगर देख सकते हैं, ये एनिमेशन देख सकते हैं कि ये वार्म एयर मास है, ये हमारा कोल्ड एयर मास के ऊपर जा रहा है। अभी हम देखते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। अभी हम लोग देखते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है। तो ये ऑक्लूडेड फ्रंट आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि एक कूल एयर मास यहाँ से आ रहा है और एक कूल एयर मास यहाँ भी है ना। इनके बीच में कुछ डिफरेंस होगा प्रॉपर्टीज़ में, दोनों ही कूल्ड है। तो ये आप देख सकते हैं कूल एयर मास जो है वो दूसरे कूल एयर मास को पीछे भेज रहा है ना, इसको धक्का दे रहा है। तो इनके बीच जो एक फ्रंट डेवलप हो रहा है, दोनों एक कोल्ड एक कूल बोल सकते हैं, जो भी हम एक फिगर और देखेंगे उसमें कोल्ड और कूल करके दिखाएंगे। तो इनके बीच जो फ्रंट क्रिएट हो रहा है, इसके बीच में एक वार्म एयर मास बीच में फंस गया, है ना। तो वार्म एयर मास उसके बीच में फंस जाने से क्या होगा कि इन दोनों के बीच कहानी चल रही थी और वार्म एयर मास बेकार में ही ऊपर अपलिफ्ट हो गया। तो क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्मेशन हो गया वार्म एयर मास के ऊपर उठने से, है ना। तो यहाँ पे फिर इनस्टेबिलिटी की कंडीशन पैदा हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट, है ना, कि एक कोल्ड फ्रंट ऑलरेडी जो डेवलप हो रखा था उसने वार्म एयर मास को कैच कर लिया बीच में। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बो स्टेटस, क्यूमुलोनिम्बस, सारे टाइप के, अल्टो स्टेटस, सीरो स्टेटस, ये तो क्रम आपका यही रहेगा। क्यूमुलोनिम्बस जो मिलेगा वो पूरा आपका क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलेगा, उसके बाद आपका यही इसी हाइट के हिसाब से मैंने आपको पढ़ाए भी है क्लाउड
निम्बू स्टेटस, अल्टो स्टेटस, सीरो स्टेटस और सीरस, इसी हाइट पे ऐसे आपको मिलेंगे ये क्लाउड्स। तो एक कोल्ड एयर मास था और एक कूल एयर मास, अलग अलग प्रॉपर्टीज रही होंगी, इसलिए दो अलग अलग टाइप से, एक को कोल्ड एक को कूल बोल दिया। क्यूमुलस तो आपको पता है कि सबसे नीचे ही मिलते हैं। तो ये जो फ्रंट डेवलप हो रहा था कोल्ड फ्रंट, इसने वार्म एयर मास को बीच में कैच करते हुए ऊपर उठा दिया, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। तो आपको ये चारों समझ में आ गए होंगे कि स्टेशनरी फ्रंट में क्या होता है, टाई, मैच टाई हो जाता है, कोई क्लियर विनर नहीं है ना, दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, मतलब फ्रंट क्रिएट होता है, स्टेशनरी फ्रंट क्रिएट होता है और विंड्स पैरेलल चलती हैं उसके। कोल्ड फ्रंट की जब बात आती है तो कोल्ड एयर मास है जो क्लियर विनर है ना, तभी तो कोल्ड एयर मास उसको ऊपर फेंक देता है वार्म एयर मास को। ये आप फिगर देख सकते हैं, छोटा सा बनाया हुआ है, ये वार्म एयर मास ऊपर चला जाता है। वार्म फ्रंट की बात करें तो द वार्म एयर मास पिक्स अप ए फाइट, तो कोशिश करता है लड़ने की वार्म एयर मास, बट फेल्स टू बीट द कोल्ड एयर मास, लेकिन कोल्ड एयर मास को हरा नहीं सकता। इसको आप इंडिया पाकिस्तान से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान अगर फाइट करता है तो इंडिया उसको उठा के ऊपर फेंक देगा, है ना, और अगर कुछ अगर दम लगाएगा भी, अगर वार्म फ्रंट है तो क्या होगा, वो लड़ने की कोशिश भी करता है तो पाकिस्तान इसके बाद वो खुद ही हार मान लेगा, यानी ऊपर चला जाएगा। तो कोल्ड एयर मास इज द विनर, तो जीतना कोल्ड एयर मास को ही है। तो ऑक्लूडेड फ्रंट, ये मैंने आपको बताया कि कोल्ड फ्रंट प्लस वार्म फ्रंट दोनों के मिलने से होता है, यानी एक कोल्ड फ्रंट क्रिएट था उसके कारण एक वार्म फ्रंट भी क्रिएट हो जाता है। इसमें डबल विन होती है कोल्ड एयर मास की, दो कोल्ड एयर मास रहते हैं, दोनों की जीत होती है, इसलिए डबल विन होगी। अब हम देखते हैं ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो ये हमारा एक ऑक्लूडेड फ्रंट यहाँ पे दिखाया गया है। ऐसे ही सिंबल यूज होते हैं जब वेदर फोरकास्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज़ में या मिड लैटिट्यूड की कंट्रीज़ में, तो ऐसे सिंबल यूज होता है, क्योंकि ये हमारा सिंबल क्या है, वार्म फ्रंट का, ये है कोल्ड फ्रंट का। तो यहाँ पे देखिए कोल्ड फ्रंट डेवलप हो रहा है, इससे पता चल रहा है। और यहाँ पे वार्म फ्रंट कब क्रिएट होता है, जब वार्म एयर मास एक्टिव होता है ना, और यहाँ पे कूल एयर है, और यहाँ पे ये हमारा कोल्ड फ्रंट डेवलप हुआ है। इसमें क्या है कि कोल्ड एयर पुश कर रही है वार्म एयर को। तो एक 3D विजुलाइजेशन आप कर सकते हैं। मैं आपको एक फिगर और दिखाता हूँ, ये वाला देखिएगा, ये देखिए स्टेशनरी फ्रंट बन रहा है, फिर ये एक दूसरे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद ये लो प्रेशर क्रिएट हुआ। तो ऐसे ये हमारा अगर 3D में देखें हम तो ऐसे फ्रंट डेवलप होता है। ये हमारा देखो ऑक्लूडेड फ्रंट डेवलप हो गया है ना, कोल्ड वार्म को, वार्म कोल्ड को, कोल्ड कोल्ड को ऐसे पुश हो रहा है ना। तो इस हिसाब से वार्म एयर मास ऊपर अपलिफ्ट हो जाएगा, ऑक्लूडेड फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है कि किसी इलाके में अगर कोल्ड एयर वार्म को, वार्म कोल्ड को पुश कर रही है, तो ये हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट एक क्रिएट हो जाता है। अब हम देखते हैं सीजनल अक्रेंस ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो टेम्परेट साइक्लोन्स का जो सीजनल अक्रेंस है वो कैसे होता है। द टेम्परेचर साइक्लोन्स अकर मोस्टली इन विंटर, लेट ऑटम एंड स्प्रिंग। तो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो विंटर में या लेट ऑटम, ऑटम को हम पतझड़ बोलते हैं हिंदी में, और स्प्रिंग जो बसंत बोलते हैं, तो लेट ऑटम एंड स्प्रिंग में ये डेवलप होते हैं। दे आर जनरली एसोसिएटेड विद रेनस्टॉर्म्स एंड क्लाउडी वेदर, ये तो आपको समझा ही दिया है। तो ड्यूरिंग समर ऑल द पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन शिफ्ट नॉर्थवर्ड। तो समर सीजन होगा तो ITCZ ऊपर की ओर शिफ्ट होगा, यानी सन हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट होता है समर सीजन में, तो सारे टेम्परेट साइक्लोन भी ऊपर की ओर शिफ्ट होंगे। इसलिए थोड़े ही से ही जो टेम्परेट साइक्लोन होंगे वो आएंगे कहाँ पे, सब ट्रॉपिक्स पे। सब ट्रॉपिक्स का मतलब है इक्वेटर है, ये हमारे सब ट्रॉपिक्स हैं, ये हमारे टेम्परेट जोन है। तो सब ट्रॉपिक्स पे बहुत कम आएंगे, ज़्यादातर ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। और कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये हमारे बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग स्ट्रेट यानी कि जो रसिया और अमेरिका का जो अलास्का रीजन है वहाँ पे हमारी बेरिंग स्ट्रेट है, यानी काफ़ी हाई लैटिट्यूड पे USA एंड रशियन आर्कटिक एंड सब आर्कटिक जोन में। तो यहाँ पे हमारे ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे, यानी हाई लैटिट्यूड्स पे। हाई लैटिट्यूड्स का मतलब है पोल रीजन में नहीं, जबकि मिड लैटिट्यूड्स। तो इसमें देख लीजिए आप, इस मैप में आपको क्लियरली दिखेगा, ये हमारी यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स, यानी 30 डिग्री से अगर हम 60 डिग्री और थोड़ा अबव चले जाएं तभी हमको ये मिड लैटिट्यूड्स के साइक्लोन का ट्रैक देखने को मिलता है। और ये हमारा है हरिकेन। हरिकेन वही है जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन थे, ये और ये
यानी 30 से 30 डिग्री के बीच ये हमारा हरिकेन है। साउदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम ही वही लैटिट्यूड्स होंगे। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन्स हमारे वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेंगे, क्योंकि हमारी वेस्टर्लीज मूव करती हैं ऐसे। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये मैं आपको बता चुका हूँ ईस्टर्लीज की डायरेक्शन में रहते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेट साइक्लोन्स। तो साइज एंड शेप देखेंगे, विंड वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ देखेंगे, ओरिएंटेशन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एसोसिएटेड वेदर देखेंगे। तो साइज एंड शेप कैसा रहेगा इनका? द टेम्परेट साइक्लोन्स आर असिमेट्रिकल एंड शेप्ड लाइक एन इन्वर्टेड वी। तो इन्वर्टेड वी शेप के रहेंगे इस टाइप के, है ना। दे स्ट्रेच ओवर 500 to 600 किलोमीटर, इतनी डिस्टेंस में ये स्ट्रेच करता है ना। दे मे स्प्रेड ओवर 2500 किलोमीटर ओवर नॉर्थ अमेरिका। तो इतना बड़ा स्प्रेड हो सकता है इनका, 2500 किलोमीटर का, नॉर्थ अमेरिका की बात करें। दे हैव ए हाइट ऑफ 8 to 11 किलोमीटर। तो पूरे का पूरा ट्रोपोस्फेयर कवर कर सकते हैं, है ना, इतनी हाइट है इनकी। आगे बढ़ते हैं। विंड वेलोसिटी एंड स्ट्रेंथ। तो द विंड स्ट्रेंथ इज मोर इन ईस्टर्न एंड साउदर्न पोर्शंस। तो ईस्टर्न और साउदर्न पोर्शन में इनकी विंड स्पीड जो है ज़्यादा रहेगी। मोर ओवर नॉर्थ अमेरिका कंपेयर टू यूरोप। नॉर्थ अमेरिका में ये ज़्यादा ताकतवर रहते हैं। विंड वेलोसिटी इंक्रीजेज विद द अप्रोच बट डिक्रीजेज आफ्टर द साइक्लोन हैज पास्ट। तो जैसे जैसे ये अप्रोच करते हैं तो विंड वेलोसिटी बढ़ती है, और जैसे जैसे ये निकल जाते हैं तो विंड वेलोसिटी कम हो जाती है। तो कॉमन बात है। ओरिएंटेशन एंड मूवमेंट कैसा है इनका? तो पोलर जेट स्ट्रीम हमने पढ़ रखी है। पोलर जेट स्ट्रीम हमने 4 परमानेंट जेट स्ट्रीम पढ़े थे, पोलर जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स। तो पोलर जेट स्ट्रीम प्लेज ए मेजर रोल इन द फॉर्मेशन एंड हैंस इन्फ्लुएंसेस द पाथ ऑफ टेम्परेट साइक्लोन। तो ये पाथ को भी, यानी टेम्परेट साइक्लोन के पाथ को भी प्रभावित करते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। आपने अगर जेट स्ट्रीम नहीं देखा है तो मेरा छोटा सा एक 30 मिनट से कम का ही लेक्चर था जेट स्ट्रीम पे, वो देख सकते हैं। सिंस दीज साइक्लोन्स मूव विद द वेस्टर्लीज दे आर ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट, है ना। तो ये वेस्टर्लीज के अलॉन्ग मूव करते हैं, इसलिए इनकी डायरेक्शन भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहती है। ओरिएंटेड ईस्ट वेस्ट लिखा है, मतलब ये वेस्ट ईस्ट समझिएगा आप इसको। आपको वेस्ट इधर है, यहाँ से इस तरफ की ओर ये ओरिएंटेड रहते हैं। स्ट्रक्चर कैसा रहता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ, ये पढ़ लीजिएगा, आपकी थ्योरी के लिए है। एसोसिएटेड वेदर कैसा रहेगा मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। कौन कौन से क्लाउड्स बनेंगे यही सब है इसमें। जो सन के अराउंड हैलो बनेगा, है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रभामंडल सन का। तो हैलो बनेगा सन का और मून का, और एक थिन वेल पर्दा होता है, तो एक पतली सी परत बनेगी सीरस क्लाउड्स की सबसे ऊपर। डिजल, डाउनपोर, ये सब आप इसमें से देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, इनका कंपैरिजन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, और ये क्वेश्चन तो आता ही है मेंस में लिखने के लिए। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एंड टेम्परेट साइक्लोन, इनका कंपैरिजन करते हैं। अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में सब पता है, टेम्परेट साइक्लोन्स के बारे में सारा कुछ पता है। अभी आगे की 3 स्लाइड्स में मैं कंपैरिजन करूंगा ट्रॉपिकल साइक्लोन और टेम्परेट साइक्लोन का। अगर आपको कहीं भी कुछ भी समझने में अगर दिक्कत हो रही है तो आपको फिर से लेक्चर्स देखने हैं। वैसे आपने अगर सारे लेक्चर्स मेरे देखे हैं तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये हमारा एक रिवीजन हो जाएगा एक हिसाब से। तो सबसे पहले ओरिजिन, तो ये थर्मल ओरिजिन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट डायनेमिक ओरिजिन होते हैं, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स और मूवमेंट ऑफ एयर मासेस के कारण होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लैटिट्यूड की बात करें तो ये कन्फाइंड रहेंगे 10 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, और ये 35 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, है ना। और ज़्यादा प्रोनाउंस कहाँ रहेंगी? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कंट्रास्ट ज़्यादा होता है। क्योंकि साउदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ तो ज़्यादातर हमारा ओशन ही है, इसलिए जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है वो भी कम रहता है। ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। फ्रंटल सिस्टम क्या है? यहाँ तो एब्सेंट ही है, यहाँ तो थर्मल ओरिजिन है, फ्रंट्स बनते ही नहीं है। और यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन क्यों होता है? फ्रंटोजेनेसिस के कारण, जो कि ऑक्लूडेड फ्रंट हमने पढ़ा है। फॉर्मेशन, दे फॉर्म ओनली ऑन सीज विद टेम्परेचर मोर देन 26 to 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमने कंडीशंस की बात करी थी जब ट्रॉपिकल साइक्लोन में, तो बताया था इतना टेम्परेचर होना चाहिए। सीज से मॉइस्चर लेते हैं तो वहाँ से ही डेवलप होते हैं, लैंडफॉल होने पर डिसिपेट हो जाते हैं। और ये कैन फॉर्म बोथ ऑन लैंड एज वेल एज सी, ये कहीं भी बन सकते हैं, क्योंकि एयर मास हमने पढ़ रखे हैं, मैरीटाइम भी होते हैं और कंटिनेंटल भी होते हैं। सीजन, इनका सीजन क्या है? लेट समर, अगस्त नवंबर में, क्योंकि हमने बताया था कि भले ही ज़्यादा सन की हीट रिसीव होती हो जून में, लेकिन कंटिनेंट तो तब हीट हो जाते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने हैं वो तो सीज में बनने हैं, और सीज कब हीट होते हैं? ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर
वो अगस्त में ज़्यादा हीट होते हैं, इसलिए अगस्त से नवंबर में ये डेवलप होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। और बात करें टेम्परेट साइक्लोन की तो ये इरेगुलर है, बट फ्यू इन समर एंड मोर इन विंटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। साइज ये लिमिटेड होते हैं स्मॉल एरिया में। साइज क्या रहता है इनका, 100 से 500 किलोमीटर इन डायमीटर। वेरी करते हैं स्ट्रेंथ में ये साइक्लोन। दे कवर ए लार्ज एरिया, यानी अब टेम्परेट की बात करते हैं, ये लार्ज एरिया कवर करते हैं, क्योंकि हमें पता है एयर मासेस थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में होते हैं। टिपिकल साइज क्या होता है इनका, 300 से 2000 किलोमीटर। डायमीटर भी वेरी करता है रीजन से रीजन। शेप कैसा रहता है इनका, इलिप्टिकल शेप रहता है। आपको याद होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन में जब हमने आई वगैरह बनाई थी तो पूरा एक ऐसे बनाया था, यहाँ पे रेंड बैंड बनाए थे, तो आपको याद होगा कि वो इलिप्टिकल शेप का था। और ये इन्वर्टेड वी टाइप का रहता है, जो अभी हमने आपको पिछले फिगर में भी दिखाया था, टार्नीडो टाइप का। तो इन्वर्टेड वी शेप के रहते हैं। रेनफॉल हैवी बट डज नॉट लास्ट बियॉन्ड ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटे का रेनफॉल रहेगा। उसमें भी मैंने आपको जब ट्रॉपिकल साइक्लोन बता रहा था तो मल्टी सेल, सुपर सेल, सिंगल सेल करके बताए थे। इफ द साइक्लोन स्टेज एट ए प्लेस द रेनफॉल में कंटिन्यू फॉर ए फ्यू डेज, ये एक्सेप्शनल हो गया। अब टेम्परेट साइक्लोन की बात करें, रेनफॉल स्लो एंड कंटिन्यूअस फॉर मैनी डेज, समटाइम इवन वीक्स, है ना। विंड वेलोसिटी एंड डिस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कम देर के लिए आएंगे लेकिन काफ़ी तबाही लाएंगे। और इनका विंड डिस्ट्रक्शन जो होगा इनके कारण वो काफ़ी कम रहता है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो ये स्पीड वगैरह दी गई है, ये आप देख लेना, ये भी समझ में आ गया। आइसोबार्स कंप्लीट सर्किल्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज स्टीप। प्रेशर ग्रेडियंट स्टीप रहेगा। स्टीप का मतलब है कि आइसोबार पास पास रहेंगे और बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा इनके प्रेशर्स के बीच में, इसलिए स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट रहता है। आइसोबार आर यूजुअली वी शेप्ड एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज लो। तो ये आइसोबार्स का हो गया। लाइफ टाइम डजेंट लास्ट फॉर मोर देन ए वीक, है ना। तो ये एक वीक से ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाते हैं अमूमन, और ये 2 से 3 वीक यानी लंबे टाइम तक रहेंगे। पाथ क्या रहेगा, ये ईस्ट वेस्ट रहेंगे, ये वेस्ट टू ईस्ट रहेंगे, क्योंकि ये ईस्टर्लीज के कारण ऐसे रहते हैं और ये वेस्टर्लीज के कारण और जेट स्ट्रीम्स के प्रभाव में ऐसे रहते हैं। ये इक्वेटर से अवे मूव करते हैं, ये भी इक्वेटर से अब मूव करते हैं। मूवमेंट ऑफ साइक्लोन इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल इज लिटिल डिफरेंट, ये हम देख चुके हैं। अब देखते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है। द टेम्परेचर एट द सेंटर इज ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। टेम्परेचर जो है सेंटर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। ऑल द सेक्टर्स ऑफ साइक्लोन हैव डिफरेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेट की बात करते हैं तो डिफरेंट टेम्परेचर रहता है सेक्टर्स में, क्योंकि एयर मास है, कोल्ड एयर मास है, ये सब रहता है। काम रीजन इनका आई में रहता है ना। और यहाँ पे कोई ऐसा टेम्परेट साइक्लोन में एरिया नहीं है जो आई जैसा कोई एरिया होगा यहाँ पे कामनेस रहे। ड्राइविंग फोर्स क्या रहता है, तो इनका ड्राइविंग फोर्स रहता है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ही रहता है ना। वहाँ से अपनी ये एनर्जी लेते हैं मूव करने के लिए। और टेम्परेट साइक्लोन में द एनर्जी ऑफ ए टेम्परेट साइक्लोन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड डेंसिटी डिफरेंस ऑफ एयर मासेस। इनका एयर मासेस का वही रीजन है। इन पे इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम अगर देखते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड द अपर लेवल एयर फ्लो इज नॉट वेरी क्लियर नहीं है ना। लेकिन टेम्परेट साइक्लोन में तो प्रभाव पड़ता है, वो हमें पता है। डिस्टिंक्ट रिलेशनशिप विद अपर लेवल एयर फ्लो, जेट स्ट्रीम, रोजवी वेव्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। जेट स्ट्रीम, रोजवी वेव्स हमने पढ़ रखे हैं, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। क्लाउड्स की बात करें तो यहाँ क्यूमुलोनिम्बस, निम्बो स्टेटस बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन में। और टेम्परेट साइक्लोन सो ए वेराइटी ऑफ क्लाउड डेवलपमेंट, हमने देखे ही हैं कितने टाइप के, ऑलमोस्ट सारे टाइप के क्लाउड बन जाते हैं हर लेवल पे, जितनी हाइट पे जो भी बनते हैं वो सारे बनते हैं। सरफेस एंटी साइक्लोन, the tropical cyclone are not associated with surface anticyclone and they have a greater destructive capacity. Temperate cyclones are associated with anticyclones which precede and succeed a cyclone. तो एंटीसाइक्लोन के इनसे पहले भी आ सकते हैं, इनके बाद भी आ सकते हैं, है ना। तो एंटीसाइक्लोन उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, तो these cyclones are not very destructive. इन्फ्लुएंस इंडिया पे क्या पड़ता है, तो बोथ कोस्ट अफेक्टेड, यानी जो कोस्टल रीजन है वो दोनों ही कोस्टल रीजन हमारे अफेक्ट होते हैं, बट ईस्ट कोस्ट इज हॉट स्पॉट। लेकिन जो ईस्ट कोस्ट है यानी उस तरफ वाला, ये वाला रीजन जो है हमारा इंडिया का, वो ज़्यादा अफेक्टेड रहता है, क्योंकि यहीं से आते हैं। तो यहाँ वाले तो पाकिस्तान तरफ चले जाते हैं जो डेवलप होते हैं, क्योंकि वैसे भी हमने पढ़ा है अरेबियन सी में कम डेवलपमेंट होता है ना। तो ब्रिंग रेन टू द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, द एसोसिएटेड इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, इंडियन मानसून में फिर से पढ़ेंगे।
डिटेल में पढ़ेंगे। फिर से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक ही चीज़ मैं बार बार पढ़ाऊँगा, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करूँगा आपका, जो एक्स्ट्रा होगा वो बताऊँगा। वेदर प्रोडिक्शन ये टफ़ है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, मानसून का वेदर प्रोडिक्शन टफ़ है, लेकिन इनका इजी है वेदर प्रोडिक्शन, क्योंकि ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में वेस्ट टू ईस्ट मूव करना ही है, तो आराम से इनका प्रोडिक्शन हो पाता है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये स्लाइड आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे आप ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा नया चैनल है और मैं लेक्चर अपलोड करते रहूँगा। इससे क्या है कि आप फ्लो में बने रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन रिसीव होते रहेगा। अगर लेक्चर में आपको कोई कमी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, तो मैं उसको अगले लेक्चर में इनकॉर्पोरेट करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद।